साथियों, 90 के दशक में अपनी कविताओं से हिंदी के युवा लेखन में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाले नीलेश रघुवंशी, आज हम उनकी रचना यात्रा करेंगे। पिछले 2 दशकों में काफ़ी विपुल और बहुमुखी रही हैं। इसी दौर में भूमंडलीकरण के चौतरफा दबाव हमने देखे। वो हमले जो घर, जो समाज, जो कस्बे अपने अमूल चूल जो परिवर्तन समाज में हो रहे थे, हम उखड़ रहे थे, उजड़ रहे थे। नीलेश रघुवंशी का साहित्य जैसे फिर से उस सबको बसाता है। नीलेश रघुवंशी की कविताएं बसावट की कविताएं हैं। जनपक्षधरता में उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता और उनकी रचना का ये स्वभाव है कि वो जीवन में और रचना में कोई गैप नहीं रखती, कोई अंतराल नहीं रखती। कमज़ोर लोगों की हाफती हुई आवाज़ों को कलम की ताकत से, कलम की हैसियत से मुखर करती हैं। 2012 में प्रकाशित उनके उपन्यास एक कस्बे के नोट्स के साथ उनकी लेखकी व्यक्तित्व का एक और नया समृद्ध पक्ष हम सबके सामने आया। समकालीन हिंदी संसार में यह औपन्यासिक कृति अपनी अलग तरह की पहचान बनाने में, चिन्हित करने में, रेखांकित करने में, दरअसल एक कस्बे के भीतर बेटियों से भरे एक मेहनतकश घर की कहानी है वो, और जो अपनी पूरी गरिमा के साथ न केवल खुलती है बल्कि हम सबके सामने कई सवाल लेकर खड़े होती है। कहना न होगा कि इस पूरे रचना संसार में स्त्री दृष्टि सक्रिय है, और यही इनकी कविताओं की भी खूबी है, जो बेहद संवेदनशील और गरिमा के साथ अपनी उपस्थिति नेपथ्य में नहीं रहती बल्कि दस्तक देती हुई नजर आती है। साथियों, नीलेश रघुवंशी मध्य प्रदेश के गंज बसौदा कस्बे में जन्मी हैं। हिंदी की बहुचर्चित कवियों में उनका नाम शुमार होता है। घर निकासी 97 में, पानी का स्वाद 2004 में, अंतिम पंक्ति में 2008। कवि ने कहा, ये इनकी कुछ चुनिंदा कविताएं हैं। 2016 में खिड़की खुलने के बाद 2017 में ऐसी बहुत सारी कविताएं और संकलन न केवल बहुचर्चित रहे बल्कि लोकप्रिय रहे। कविता और उपन्यास के अलावा उन्होंने बच्चों के लिए नाटक लिखे, कई टेलीविज़न कार्यक्रमों के लिए पटकथा लेखन भी किया, कई देसी विदेशी भाषाओं की उनकी भाषाओं में उनकी कविताओं का अनुवाद हो चुका है। 2019 में द गर्ल विद क्वेश्चनिंग आइज नाम से परमानेंट ब्लॉग द्वारा उसे अंग्रेजी में अनुदित कर प्रकाशित किया। नीलेश रघुवंशी को भारत भूषण अग्रवाल सम्मान मिल चुका है, आर्य स्मृति साहित्य सम्मान मिल चुका है, दुष्यंत कुमार स्मृति सम्मान मिल चुका है, केदार सम्मान, शीला स्मृति पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता का युवा लेखन पुरस्कार, स्पंदन कृति पुरस्कार और प्रेमचंद स्मृति सम्मान, शैलप्रिया स्मृति सम्मान आदि कई तरह के पुरस्कार और सम्मान से उन्हें नवाजा गया है। नीलेश रघुवंशी कविता जगत में अपने नए स्वर और मैं तो उन्हें सवाल कहती हूँ, चिंताएं कहती हूँ, उनको लेकर कविता जगत में उपस्थित हैं। आइए बहुत अधिक बात न करते हुए सीधा हम उनकी कविताओं से परिचित हों, उनकी रचना यात्रा में सहयात्री बने और फिर उनकी कविताओं के बहाने हम लोग कुछ बातचीत करें। साथियों, जो पहली कविता मुझे नीलेश रघुवंशी की पसंद आई, कविता लिखने वाली लड़की। जब कभी वह कविता लिखती है लड़की, कहा जाता है सीखो मशीन चलाना, सिलो स्वेटर, सिलो कपड़े, बुनो स्वेटर, मत बुनो शब्द, मत बुनो कवि, यह सब फिजूल खर्ची है वक्त की। रहो लड़कियों की तरह, मत घूमो सड़कों पर, रहो लड़कियों की तरह, मत घूमो सड़कों पर,
मत लो बहसों में हिस्सा, सीखो पहले घर के सारे काम काज, और इन सब से बच जाए समय तो कर लेना कविता वविता भी। ओ मरीना श्वेतावेवा, क्या तुमसे भी कहा गया बार बार, रहो लड़कियों की तरह? क्या तुमने भी सिले कपड़े बनाए स्वेटर, या सड़कों पर टहलती देखती रही आसमान? सहे होंगे तुमने भी ताने, किया होगा तुम्हें भी परेशान, फिर भी तुम झांकती रही होगी खिड़की से, फिर भी तुम झांकती रही होगी खिड़की से। ओ मरीना, तुम्हारी ही तरह मैं भी बनूंगी कवि, तुम्हारी ही तरह मैं भी बनूंगी कवि। मशीन पर सिलते हुए कपड़े, सिलूंगी कविता, बुनते हुए स्वेटर, बुनूंगी शब्द, खुले आसमान के नीचे बैठकर करूंगी बातें तुम्हारी कविताओं पर। बहुत खूब। स्त्री की इच्छा, आकांक्षा, स्त्री के भीतर की कुलबुलाहट, उसकी बेचैनी, सर्जक होने की जो पीड़ा है, रचनात्मक होने की जो यंत्रणा है, और भीतर जो सुबुगाहट है, दरअसल वह उसे प्रत्यक्ष रूप में जीना चाहती है। उन बेचैनियों को पालती पोसती है, सिलती है, काढ़ती है और उभारती है सुंदर सुंदर कविताएं। दूसरी कविता है श्रृंगार। छल आओ तुम्हें अपने गले का हार बनाऊं, छल आओ तुम्हें अपने गले का हार बनाऊं, क्रूरता तुम भी आओ बनाऊं तुम्हें अपनी कमर का करधौना। विपत्ति तुम क्यों रुकोगी, आओ तुम्हें बनाऊं अपने हाथ का कंगन, कपट तुम कैसे छूटोगे, तुम बन जाओ मेरे कान का झुमका। छल, क्रूरता, विपत्ति, कपट कितना भी बरपा लो कहर, कभी नहीं बनाऊंगी तुम्हें अपनी नाक की नथ, कभी नहीं बनाऊंगी तुम्हें अपनी नाक की नथ। प्रायः ये कहा जाता है, मैं इसे क्या कह सकते हैं, किंवदंती लोक कथाओं में और आज भी परंपरा से लेकर परिवर्तित समाज में कहा यह जाता है कि स्त्रियां आभूषण प्रिय होती हैं, आभूषण से उनका बहुत बेहद लगाव होता है, और आभूषणों में पैर की जकड़न, हाथ की कंगन, सारे आभूषण गिना देती हैं नीलेश रघुवंशी, लेकिन नाक यानी स्वाभिमान, यानी स्वत्व, यानी निजता, अपनी निजता पर तुम्हें सवार नहीं होने दूंगी, अपने अस्तित्व पर तुम्हें नहीं आधिपत्य करने दूंगी, अपनी नाक पर तुम्हें नहीं सजाऊंगी। नाक मतलब ठसक स्त्री का, नाक मतलब उसका स्वाभिमान, नाक मतलब उसका अपने निजत्व को, अपने सम्मान को, आत्मबल, आत्मविश्वास को कायम रखने की जिद। और ये जिद जोखिम उठाती ये स्त्रियां नीलेश रघुवंशी को बहुत प्रिय हैं, और वो तमाम आभूषणों को, जो कुछ विपदा है, जो कुछ उसके जीवन में घटता है, और जो कुछ जीवन का हिस्सा बनता जाता है लगातार की दिनचर्या में, लेकिन नाक की नथ, तुम्हें अपने नाक पर छल हो, क्रूरता हो, विपत्ति हो, कपट हो, सब की सब कहर बर्दाश्त हैं, लेकिन अपनी नाक पर उसे, अपने स्वाभिमान पर उसे हावी नहीं होने देना है, अपने स्वाभिमान पर उसे ठेस पहुंचाने की सहूलियत नहीं देनी है। बहुत अच्छी कविता थी। तीसरी कविता है मेरी पसंद की, हंडा। इन्हीं दिनों से फेसबुक पर पढ़ा था मैंने, और फिर लगा था कि मैं इसका पाठ करूंगी, आप सबसे शेयर करती हूँ। एक पुराना और सुंदर हंडा भरा रहता जिसमें अनाज, कभी भरा जाता पानी, भरे थे इसमें पहले सपने। एक पुराना और सुंदर हंडा कभी भरा जाता जिसमें अनाज, कभी भरा जाता पानी, भरे थे इसमें सपने। एक हंडा एक युवती लाई और अपने साथ दहेज में, देखती रही होगी रास्ते भर, उसमें घर का दरवाजा, बचपन उसमें अटाटूट भरा था, भरे थे तारों से डूबे हुए दिन।
नहीं रही युवती, नहीं रहे तारों से भरे दिन, बच नहीं सके उमंग से भरे सपने, हंडा है आज भी, हंडा है आज भी, जीवित है उसमें ससुराल और मायके का जीवन, बची है उसमें अभी जीने की गंध, बची है स्त्री की पुकार, दर्ज है उसमें किस तरह सहेजती रही वह घर। बहुत खूब, दर्ज है उसमें किस तरह सहेजती रही वह घर। नहीं रहे युवती, नहीं रहे तारों से भरे दिन, बचे नहीं उसके उमंग भरे सपने, हंडा है आज भी, जीवित है उसमें ससुराल और मायके का जीवन, बची है उसमें अभी जीने की गंध, बची है स्त्री की पुकार, दर्ज है उसमें किस तरह सहेजती रही वह घर। टूटे न कोई, बिखरे न कोई, बच रह सके मासूम सपने, इसी उधेड़ बुन में, इसी उधेड़ बुन में। साथियों, वो स्त्री ही है जो सदी के आदि से सदी के अंत तक संजोए जाने, समेटने और बचाए जाने की मुहिम जारी रखती है। मानवीय संवेदनाओं को कहिए तो, संबंधों को कहिए तो, भीतर की सरलता, ममता, क्षमता, सबको सजोए हुए स्त्री कठिन से कठिन यात्रा तय कर जाती है। तो उस स्त्री के संघर्ष की गाथा है इसमें। और हंडा जो मायके से आया, उस हंडे में न जाने कितने सारे ख्वाब लबालब भर कर लाई होगी वह युवती। वह तो नहीं रही, लेकिन इस नश्वर संसार में जब सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है, वो हंडा अब भी बाकी बचा है और उसमें वो हसरतें, वो ख्वाहिशें, वो ख्वाब नहीं भरे गए, बल्कि उसे चाहत नहीं बनाया गया, उसे ज़रूरत की तरह इस्तेमाल किया गया। वो हंडा और कोई नहीं, वो स्त्री ही है, उसका जीवन ही है जो लगातार भरपूर लुटाती रहती है अपने घर, परिवार, संबंधों पर, और वह यूं ही खाली और निरुद्देश्य कोने में पड़ी होती है। साथियों, चौथी कविता है, मैंने अपनी सारी जड़ें धरती के भीतर से खींच ली और चिड़िया की तरह उड़ने लगी। मैं इस दुनिया को चिड़िया की आंख से देखना चाहती हूँ। कल रात चमकीली सुबह में एक आतंकवादी मेरे सपने में आया। थोड़ा सा गोला बारूद बचा हुआ था उसके पास, जिसे उसने कोने में रख दिया। अखबार और टीवी पर बम विस्फोट की हृदय विदारक तस्वीरें थीं। बात भी इसकी, उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं था जो दहशत को जन्म देता। कॉफी का एक लंबा सा घूंट भर के बोला, अम्मी इस्लामाबाद में मेरा इंतजार करती होगी। डरता हूं कहीं उन्हें कुछ हो न जाए, डरता हूं कहीं उन्हें कुछ हो न जाए, या यह अखबार जिसमें मेरी फोटो छपी है। डरता हूं कहीं उन्हें कुछ हो न जाए, या यह अखबार जिसमें मेरी फोटो छपी है AK-47 के संग मेरे अम्मी के हाथ न लग जाए। आतंकवादी और उसकी मां इस्लामाबाद में मिले। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास या किसी और शहर में क्यों नहीं। देखना चाहती हूँ धरती पर छाई भीतर घात चिड़िया की आंख से। देखना चाहती हूँ धरती पर छाई भीतर घात चिड़िया की आंख से। बर्फीली तीखी हवा, चारों ओर सरसराहट, धरती की हर चीज कानून और व्यवस्था की प्रतीक इमारतें अपनी जगह से सरकने लगी हैं। धरती की हर एक चीज, कानून और व्यवस्था की प्रतीक इमारतें अपनी जगह से सरकने लगी। कब्रिस्तान की कब्रें अपनी जगह से उठ घेरने लगी इमारतों को न्याय की गुहार में। श्मशान घाट की राख ने एक धूल भरे जुलूस में बदल दिया। आकाश में बस जाना चाहती थी धरती। चांद, तारे, आकाश और पक्षी इसके लिए राजी न हुए। समूची धरती हवा में कटी पतंग की तरह बल खाने लगी।
ताबड़तोड़ पानी, भारी भरकम बूटों की आवाज। पुलिस ने आतंकवादी को नहीं, मुझे भी नहीं, मेरे सपनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आतंकवादी को नहीं, मुझे भी नहीं, मेरे सपनों को गिरफ्तार कर लिया। मैं इस दुनिया को चिड़िया की आंख से देखना चाहती हूँ। मैं इस दुनिया को चिड़िया की आंख से देखना चाहती हूँ। साथियों, कविता का शीर्षक भी यही था, मैं इस दुनिया को बंधन से मुक्त करना, स्वच्छंद उन्मुक्त उड़ान भरना, पंख को परवाज देना, स्वप्न को आगाज देना स्त्रियां जानती हैं। स्त्रियों के हाथ जब ये सृष्टि आ जाएगी तो ये सब कुछ स्वचालित ढंग से, स्वानुशासित ढंग से ये सृष्टि रहने और जीने लायक हो जाएगी। नीलेश रघुवंशी की ये मनोकांक्षा इस कविता में झलकती है। तमाम क्रूर, हिंसक, आतंकी प्रहार, शक, शुबह और संशय ध्वस्त हो जाएंगे इस प्रेम, इस मानवीयता, इस संवेदना के तंतुओं से। और ये अस्त्र केवल हम स्त्रियां जीतने के लिए नहीं लड़ रही होती, न किसी को हराने के लिए लड़ रही होती, बल्कि अपने को लक्षित करने, चिन्हित करने के लिए लड़ रही होती हैं। सृष्टि को बचाने के लिए लड़ रही होती हैं, सृष्टि में मानवता को बचाने के लिए लड़ रही होती हैं। और नीलेश रघुवंशी की यह काव्य यात्रा इसी की गवाह है, साक्षी है। और उन्हीं की 5वीं कविता जो मेरी पसंद की है, मिल जानी चाहिए अब मुक्ति स्त्रियों को। विमर्श के नए द्वार खोल रही है कविता। स्त्री विमर्श के तमाम पाठ्यक्रमों में जहां अस्मिता विमर्श विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, शोधार्थी पढ़ रहे हैं, उन्हें इस कविता को भी गौर से देखने की ज़रूरत है कि विमर्श की नई कहावतें, नए मापदंड दे रही हैं नीलेश रघुवंशी इस कविता में। कविता सुनी जानी चाहिए, पठनीय है, संग्रहणीय है और इस पर बातचीत होनी चाहिए। मिल जानी चाहिए अब मुक्ति स्त्रियों को। आखिर कब तक विमर्श में रहेगी मुक्ति? विमर्शों में मुक्ति नहीं हुआ करती। संवाद कायम करने चाहिए, वाद विवाद, परिसंवाद, चर्चा, परिचर्चा, इनसे आंदोलन नहीं हुआ करते। कविता है, मिल जानी चाहिए अब मुक्ति स्त्रियों को। आखिर कब तक विमर्श में रहेगी मुक्ति? बननी चाहिए एक सड़क चलें जिस पर सिर्फ स्त्रियां, बननी चाहिए एक सड़क चलें जिस पर सिर्फ स्त्रियां हैं। मेले और हाट बाजार भी अलग, किताबें अलग, अलग हो गाथाएं, इतिहास तो पक्के तौर पर अलग। खिड़कियां हो अलग, झांके कभी स्त्री तो दिखे सिर्फ स्त्री ही। हो सके तो बारिश भी हो अलग, लेकिन पर्दे की ओट से झांकती जो स्त्री तुम। खेत खलिहान और अटारी को सवारो अभी। काम वाली बाई, कान मत दो बातों पर हमारी। बुहारो ठीक से, चमकाओ बर्तन, सिर पर तिगड़ी लिए 10वें माले की ओर जाती जो कामगार स्त्री। देखते हो कभी आसमान, कभी जमीन। निपटाओ बखूबी अपने सारे कामकाज, निपटाओ बखूबी अपने सारे कामकाज। खेत खलिहान और अटारी को सवारो अभी। काम वाली बाई, कान मत दो बातों पर हमारी। बुहारो ठीक से, चमकाओ बर्तन, सिर पर तिगड़ी लिए 10वें माले की ओर जाती जो कामगार स्त्री। देखती हो कभी आसमान, कभी जमीन। निपटाओ बखूबी अपने सारे कामकाज। होने दो मुक्त अभी समृद्ध संसार की औरतों को। सारे विमर्श इन्हीं समृद्ध स्त्रियों के लिए है, सारे विमर्श इन्हीं समृद्ध औरतों के लिए है जो सभा सम्मेलन में फीता काटती हैं, जो मंच पर गुर्राती हैं, दहाड़ती हैं, नारे लगाती हैं, पोस्टर, इश्तहार और जुलूस निकालती हैं। इन्हीं स्त्रियों तक क्यों सिमटा हुआ है विमर्श? नीलेश की ये चिंता वाकई बड़ी चिंता है कि सारा स्त्री विमर्श दरअसल साजिश इस ओर अधिक है। वर्चस्व की लड़ाई से तो जूझ रही ही होती हैं, पुरुष की रुग्ण मानसिकता से तो वो लड़ रही ही होती हैं, और साथ ही साथ इन समृद्ध एलीट क्लास, इन
इन स्त्रियों, इन सशक्त जिसको कहते हैं ना एम्पावर्ड स्त्रियों के साथ भी इनकी क्या कह सकते हैं, इनका संघर्ष जारी रहता है। और ये दरअसल सारा विमर्श, सारी मुक्ति के आंदोलन, सारी जवाबदेही और सारे सवालों को जैसे इन समृद्ध औरतों ने, इन समृद्ध स्त्रियों ने, इन सशक्त तथाकथित सो कॉल्ड इन सशक्त स्त्रियों ने अपने तक ही समेट कर सीमित कर रखा है। होने दो मुक्त अभी समृद्ध संसार की औरतों को, फिलहाल संभव नहीं मुक्ति सबकी, फिलहाल संभव नहीं मुक्ति सबकी। जबकि मुक्त होने की मुहिम उन बंधुआ स्त्रियों के लिए होनी चाहिए, उन कामगार स्त्रियों के लिए होनी चाहिए, उन कमजोर तबके श्रमशील सर्वहारा स्त्रियों के लिए होना चाहिए, जिनकी पूरी जिंदगी 2 जून की रोटी के जुगाड़ में खराब हो जाती है, खर्च हो जाती है। उनकी मुक्ति की छटपटाहट, उनके भीतर के स्वप्न को, उनके भीतर की इच्छाओं को, उनके कुलबुलाते मनोकामनाओं को कोई समर्थ स्त्री भी सुनना नहीं चाहती। ये समर्थ समाज, ये सशक्त समाज, ये समृद्ध समाज, एलीट क्लास उन स्त्रियों की मुक्ति की बात कभी नहीं करता। क्यों कभी ये कामगार स्त्रियां, ये मजदूर स्त्रियां, ये श्रमशील स्त्रियां, ये हाशिए की स्त्रियां किसी सभा सम्मेलन में फीता नहीं काटती, किसी मंच पर उन्हें प्रतिष्ठित नहीं किया जाता। वक्तव्य केवल सुसंस्कृत हों, सभ्य हों, शब्दों में पिरोकर सजोए गए हों, सजाए गए हों, वक्तव्य वही नहीं होते, बल्कि ईमानदार हों, पारदर्शी हों, यातना को, पीड़ा को जुबान देते हों, भोगे हुए सच को बखानते हों, वक्तव्य वो भी होते हैं। और उन कामगार स्त्रियों के पास ऐसी भरपूर गाथाएं हैं, ऐसी भरपूर कहानियां हैं जो वो सुनने के लिए आकुल हैं, व्याकुल हैं, और उन्हें वो स्थान, वो स्पेस नहीं दिया जाता। सैल्यूट नीलेश रघुवंशी, आपको पसंद करती हूँ, आपकी कविताओं की मुरीद हूँ, आपके मुँह से आपकी कविताओं का पाठ कई दफ़ा सुन चुकी हूँ। आज मैंने ये साहस किया कि आपकी 5 कविताओं का पाठ अपने इस चैनल के माध्यम से अपने शोधार्थियों तक पहुँचाऊँ। बहुत शुक्रिया।